जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाई, आज 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 वेरी कंसेप्ट आपको। अच्छा जी, मैं एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मैसेज आया। क्या आया है? Yes, I just want to ask you whether you are just revising the subject or teaching the every concept in the book. बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट रिवाइज नहीं कर रहा। ये जो आज की क्लास हमने रखी है ना, ये जस्ट रिवीजन है। ये जस्ट रिवीजन है IAS 36 का। फिर उसके बाद IAS 40 पढ़ेंगे और वो डिटेल में पढ़ेंगे। IAS 36 हम लोग सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं। ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर जो जो चीजें हो सकती थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ग्रुप में बताया था कि आज हम क्या करेंगे। जस्ट IAS 36 जो हम पढ़ चुके हैं, पास पेपर्स के MCQ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके भी लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी, तो मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जस्ट क्या करना है सर, IAS 36 जो हम लोग पढ़ चुके हैं, 10 से 15 मिनट हम IAS 36 को दोबारा से देंगे। एक दफा अपने सारे कंसेप्ट दोबारा से क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, IAS 40 पर हम चले जाएंगे और IAS 40 डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अभी तक स्टैंडर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं तो डिटेल में ही पढ़ाए हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व किए, उनके पास पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों को करवा दिए, ठीक है। और कुछ कैफ के एमसीक्यूज को मैंने टच किया है, कैफ के एमसीक्यूज को मैंने करवा दिए। और अब जो है लास्ट में क्या है, जस्ट 15 मिनट का ओवरव्यू है कि ताकि हम एग्जाम के टाइम पे जब हम पेपर देने जा रहे हो तो उससे जस्ट एक दो दिन पहले ये सर की जो एक शॉर्ट वीडियोस हैं 15-15 मिनट की, इनको हम देख लें और हमारे कंसेप्ट जो है ना दोबारा से एक दफा रिव्यू हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये करवाने का मकसद है। अच्छा भाई, अब आ जाओ IAS 36 में। IAS 36 के अंदर बच्चों हम लोगों ने जो पढ़ना था वो क्या पढ़ना था, देखो। एक तो पहली बात है, IAS 36 के अंदर हमने क्या पढ़ा। IAS 36 के अंदर हमने इनिशियल मेजरमेंट पढ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इम्पेयरमेंट हमने पढ़ा। इम्पेयरमेंट के अंदर हमने रिकवरेबल अमाउंट को पढ़ा, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिर सर हमने जो है वो इम्पेयरमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन सीखी। इम्पेयरमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है वो सर, फिर हमने रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट भी सीखा। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के बाद सर हमने क्या किया है, सर हमने जो है वो पास पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट MCQs थे सर वो भी हमने किए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है कैश जनरेटिंग यूनिट को बड़ा डिटेल में पढ़ा हमने। जिस तरह के पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए होते हैं वो सारे के सारे हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सर लास्ट में आज हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं इम्पेयरमेंट लॉस का। तो मेरे बच्चों, अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं क्लास को। एक छोटा सा ओवरव्यू होगा IAS 36 का। इसके अंदर क्या इम्पेयरमेंट होती है, इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे होते हो। जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे होते हो तो वहां पर जब आप फेयर वैल्यू आप अपने एसेट की कैलकुलेट करते हो तो आपकी एसेट की फेयर वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो जैसे हमने पढ़ा था IAS 16 के अंदर कि फेयर वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जब फेयर वैल्यू इंक्रीज होती है तो सर हमारे पास क्या आता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है और उसको हम OCI के अंदर लेके जाते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन सर जब भी इम्पेयरमेंट होगी, इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट मीन्स के सर हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, कम हो रही है। अब सर जब हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो वहां पर क्या आ जाता है, इम्पेयरमेंट लॉस होता है, ठीक है। अब इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इम्पेयरमेंट लॉस कब कब होता है। अब इम्पेयरमेंट लॉस जो है ना वो कब कब होता है, ये जरा देखो। इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू निकालते हो। कैरिंग वैल्यू क्या होती है सर, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हम माइनस करते थे, जितना भी होता है वो सारा माइनस करते थे। तो सर हमारे पास क्या आ जाती है, कैरिंग वैल्यू आ जाती है। फिर सर हम कैरिंग वैल्यू में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं रिकवरेबल अमाउंट को। रिकवरेबल अमाउंट आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि रिकवरेबल अमाउंट होता क्या है। जस्ट हम क्या करते हैं, रिकवरेबल अमाउंट को माइनस कर देते हैं, तो सर हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट शर्त यह है कि हमारे कैरिंग वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इट मीन्स मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी थी। एक एसेट जो है जिसकी वैल्यू 1 लाख है, आपने उसका रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट किया, वो कितना था, 90,000 था। मीन्स कि आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो 10,000 से क्या होगा, इम्पेयरमेंट होगा। और इस इम्पेयरमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर सरप्लस होता है उसको आप OCI के अंदर लेके जाते हो, लेकिन जब भी इम्पेयरमेंट होगी उसको आप P&L में जाकर रिफ्लेक्ट करवाओगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाकर के रिफ्लेक्ट करवाओगे, एज एक्सपेंस शो करोगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सर रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है कि सर रिकवरेबल अमाउंट किसे कहते हैं। रिकवरेबल अमाउंट के अंदर आपको IAS 36 ने दो कंडीशंस बताई है कि रिकवरेबल अमाउंट किन किन चीजों को कहा जा सकता है।
IAS 36 आपको ये कहता है कि रिकवरेबल अमाउंट एक ये होता है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल, जो आपने एसेट की फेयर वैल्यू कैलकुलेट की और उसको सेल करने पे जो आपकी कॉस्ट आएगी तो उसको आप कहते हो कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू में से अगर आप कॉस्ट टू सेल माइनस कर दो तो जो अमाउंट आएगा उसको भी आप रिकवरेबल अमाउंट कह सकते हो, या फिर आप वैल्यू इन यूज को भी रिकवरेबल अमाउंट कह सकते हो। वैल्यू इन यूज को भी आप रिकवरेबल अमाउंट कह सकते हो। दो चीजें रिकवरेबल अमाउंट में, एक है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और दूसरा क्या है, वैल्यू इन यूज है। फेयर वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करते हो, मींस कि आप बाहर से एक बंदा जो है वो उसको वो आपके एसेट्स की वैल्यूएशन करता है, वैल्यूएशन करने के बाद आपको बताता है कि आपके एसेट्स की वैल्यू ये है, और फिर उसके बाद अगर कॉस्ट टू सेल जो आ रहा है, अगर आप उस एसेट को सेल करते हो तो जो बेचने में कॉस्ट आती है उसको अगर आप माइनस कर देते हो तो आपके पास रिकवरेबल अमाउंट एक ये जनरेट हो सकती है, और दूसरा क्या जनरेट हो सकती है, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज में मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यू इन यूज में मैंने क्या बताया था कि जो एसिड जिसकी आप इंपेयरमेंट कर रहे हो उसका आप कैश फ्लो देखते हो, नेट कैश फ्लो देखते हो। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो आप देखते हो कि नेट कैश फ्लो क्या है। नेट कैश फ्लो बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी एसेट ले लो, कोई भी एसेट ले लो, ऑब्वियस सी बात है वो आपने एसेट किस लिए लिया है, सर वो हमने एसेट अपने इस्तेमाल के लिए लिया है, और उसको इस्तेमाल करने से क्या होगा सर, हमारे पास फ्यूचर के अंदर कैश जनरेट होगा। ठीक है, अगर कोई मशीनरी आप ला करके प्लांट जो है वो अपने फैक्ट्री के अंदर लगाते हो, या इक्विपमेंट लाकर जो है वो आप अपने फैक्ट्री के अंदर लगाते हो, तो आपका जो मीन भाई जो आपका कंसर्न होता है वो यही होता है कि हम इसको यूज करेंगे और यूज करने से हम प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करने के बाद सेल करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, कैश जनरेट। तो स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि नेट कैश फ्लो आपने देखना है कि नेट कैश फ्लो क्या है। नेट कैश फ्लो मतलब कि उस एसेट से आपके पास कैश कितना आएगा और उस एसेट की वजह से आपके पास से कैश कितना जाएगा। देखो, कैश कितना आएगा मींस कि आप उससे कितना कैश जनरेट करोगे, यानी कि जो आपका कैश का इनफ्लो है, और आपके पास उस एसेट की वजह से कैश का आउटफ्लो कितना होगा। कैश का आउटफ्लो बोले तो सर, कैश का आउटफ्लो का मतलब होता है कि वो एसेट हमारे पास होगा तो सर हम उसको रिपेयर मेंटेनेंस भी करवाएंगे, जब सर हम उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवाएंगे तो कैश का आउटफ्लो भी होगा। तो स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आपने क्या करना है कि उस एसिड से आने का कितना है और उस एसिड से जाने का कितना है, आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जैसे कि लेट सपोज अगर ये एसिड मैंने खरीदा और अगले 5 साल तक वो चलेगा मेरे पास, तो 5 साल तक मैं उससे क्या जनरेट कर पाऊंगा, 1 लाख। और मेरे पास जो उसकी वजह से जो मेरा कैश का आउटफ्लो होगा वो कितना होगा, 20,000। सपोज कर लेते हैं कि रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस निकाल लेते हैं, तो कैश का जो सर जो आउटफ्लो होगा वो कितना होगा, 20,000 माइनस कर दो, आपके पास नेट अमाउंट कितना है, 80,000। तो स्टैंडर्ड कहता है इस 80,000 जो कि आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, अभी नहीं, 5 साल तक जब आप इस्तेमाल करोगे तो फ्यूचर में आपको मिलेगा। तो ये जो अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि इसकी आप क्या कर लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, आज की वैल्यू निकाल लो। जो आज की वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज। ठीक है जी। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों का आप क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेने के बाद जो अमाउंट आएगा उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, क्योंकि बेटा ये जो भी आपके इनफ्लोज हैं या जो भी आपके आउटफ्लोज हैं वो सर हमारे फ्यूचर के इनफ्लोज और फ्यूचर के आउटफ्लोज है। तो स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि अभी की वैल्यू निकालो कि अभी की वैल्यू क्या बन रही है। अभी की वैल्यू निकालने के बाद आप उसको क्या कह सकते हो, वैल्यू इन यूज कह सकते हो। तो स्टैंडर्ड आपने कहा कि रिकवरेबल अमाउंट आपके पास या तो वैल्यू इन यूज होगा या फिर आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा, जो हायर अमाउंट होगा उसको आप कंसीडर करोगे अपना रिकवरेबल अमाउंट। जैसे कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो 80,000 आया, और जो आपका वैल्यू इन यूज है वो सपोज कर लो 90,000 आया, तो वैल्यू इन यूज आपका क्या होगा, रिकवरेबल अमाउंट। लेट सपोज अगर सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सर हमारी 90,000 है, और सर वैल्यू इन यूज सर हमारा 80,000 है,
तो इन दोनों में से हायर क्या है सर? 90,000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर ये हमारा क्या बनेगा? रिकवरेबल अमाउंट बनेगा। तो ये स्टैंडर्ड के मुताबिक हम लेकर चलेंगे। जो भी हमारा रिकवरेबल अमाउंट होगा सर, हम उसको अपनी कैरिंग वैल्यू में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो सर हमारे पास क्या आ जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। और उस इम्पेयरमेंट लॉस को हम क्या कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या कर देंगे? रिफ्लेक्ट करवा देंगे। यहां तक बेटा एक रिव्यू हो गया। फॉर्मूला बेटा यही है आपके पास कि कैरिंग वैल्यू में से आप क्या माइनस कर दो? रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर दो। तो आपके पास क्या आ जाता है? कि आपके पास क्या आ जाता है बेटा? अगर दोनों सेम है तो फिर आप एक काम ये करना, 1 2 3 4 करना। जैसे लेट सपोज आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाए और आपके पास जो है वो वैल्यू इन यूज अमाउंट सेम आ जाए, 1 1 लाख आ जाए, तो फिर आप एक काम करना, एक सिक्का उछालना, जहां पर कायदे आजम आ जाए वहां पर आप अमाउंट चूज कर देना। वैल्यू अगर सेम है तो बेटा सेम में से कोई सी भी ले लो, मर्जी आप। ठीक है। वैल्यू इन यूज का मैंने फॉर्मूला बेटा आपको बताना है। वैल्यू इन यूज बेसिकली आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकलती है, और प्रेजेंट वैल्यू हम आईएस वो जो लीज का जो टॉपिक है ना, वहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे बाकायदा तौर पे। तो वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। ठीक है। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि वेट करें थोड़ा सा। लीज के टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट वैल्यू निकालना कि किस तरह से निकलती है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि अगर लेट सपोज क्वेश्चन के अंदर एक ही वैल्यू दी जा रही हो, वैल्यू इन यूज दिया जा रहा हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ना हो, तो उसी वैल्यू को आप कंसीडर करोगे अपना रिकवरेबल अमाउंट। अगर आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी जा रही है, वैल्यू इन यूज नहीं दिया जा रहा, तो दोनों में से जो भी चीज गिवन है उसको आप अपना क्या करोगे? रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर करोगे। लेकिन अगर दोनों दिए जा रहे हैं तो दोनों में से हायर ऑफ को लेना है और उसको आपने क्या करना? अपना रिकवरेबल अमाउंट बनाना है। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा यही बात कैफ की बुक में भी लिखी हुई है। और कैफ की बुक में किस तरह से लिखी हुई है जरा देखो। कैफ की बुक कह रही है आपको कि जो आपका रिकवरेबल अमाउंट है वो आपका हायर ऑफ है, हायर ऑफ है। हायर ऑफ किसका हायर ऑफ है? हायर ऑफ है वैल्यू इन यूज का, या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का वर्ड यूज किया है इन्होंने। कॉस्ट टू सेल कहें या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कहें, बात एक ही। ठीक है। दोनों में से जो आपका हायर होगा वो आपका क्या बनेगा? रिकवरेबल अमाउंट बनेगा। और फिर उसने वैल्यू इन यूज के अंदर भी बातें कुछ बताई हैं, जैसे कि इनफ्लो फ्रॉम कंटिन्यू यूज, यानी कि आपका जो इनफ्लो है जो आपसे उस एसेट से जनरेट कर रहे हो, और आउटफ्लो, आउटफ्लो टू जनरेट, यानी कि जो आपका आउटफ्लो है उसको आप क्या कर लो? उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो। और नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। देखो जब आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो ना, तो उसकी भी एक कोई कॉस्ट होती है, वो भी बेसिकली आपका आउटफ्लो के अंदर ही कंसीडर होता है। तो उसने कहा कि ये तीनों चीजें आपने लेनी है। एक आपने क्या लेना है? उसने आपसे कहा कि आप एक तो आउटफ्लो ले लो कि जाने का कितना है, एक उसने कहा कि इनफ्लो ले लो कि आने का कितना है, और उसने कहा कि डिस्पोजल ले लो, डिस्पोजल ले लो एट एंड ऑफ लाइफ। एट एंड ऑफ लाइफ यानी कि आपके एसेट की जब लाइफ खत्म हो जाए तो उस टाइम जब आप इसको डिस्पोज ऑफ करोगे तो क्या कॉस्ट आएगी। ठीक है। उन सबको आप टोटल कर लो, यानी कि इनफ्लोज में से आउटफ्लो और डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस कर दो, और उसकी आप क्या ले लो? प्रेजेंट वैल्यू ले लो। उसकी आप क्या ले लो? प्रेजेंट वैल्यू ले लो, क्योंकि ये सारी फ्यूचर की वैल्यू है। इसकी आप क्या ले लो? प्रेजेंट वैल्यू ले लो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? वैल्यू इन यूज आ जाएगा। और वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में जो हायर ऑफ होगा वो हमारा क्या बनेगा? रिकवरेबल अमाउंट बनेगा। और फिर उस रिकवरेबल अमाउंट को आप कैरिंग अमाउंट में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। आपके पास क्या आ जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। ये बताया उसने। अच्छा, फिर उसके बाद उसने कुछ समरी भी बताई है, कुछ चीजों की समरी भी बताई है। वो सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर ली है अपने स्टैंडर्ड के अंदर। वन बाय वन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि समरी क्या थी। एक तो मैंने आपको ये बताया था बेटा, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल फेयर वैल्यू में भी है और यहाँ भी है, बिल्कुल दोनों जगह। सर कैफ के लास्ट क्वेश्चन में डिस्काउंट का भी जिक्र था, वो मुझे समझ नहीं आया। मुझे क्वेश्चन भेजना दिया, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन शेयर करना मेरे साथ, व्हाट्सएप शेयर करना, मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या। अच्छा, अच्छा फिर उसके बाद आपके पास आपको बताया जा रहा है कि कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट के बारे में हमने पढ़ा था कि जब एक ये
काफी सारे एसिड्स मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, उसको आप कहते हो कैश जनरेटिंग यूनिट। यानी कि कैश जनरेटिंग यूनिट मींस दोज एसिड्स व्हिच आर कलेक्टिवली वर्किंग फॉर आर डिजायर्ड आउटपुट। यानी कि हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के लिए हमने कलेक्टिवली कुछ एसिड्स को लगा कर रखा हुआ है जिससे हमारा आउटपुट आ रहा है। उन सारे एसिड्स को आप क्या कहते हो, कैश जनरेटिंग यूनिट कहते हो। और फिर हमने कैश जनरेटिंग यूनिट की ही इंपेयरमेंट करना सीखी थी। इंपेयरमेंट के लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था रूल नंबर 1 क्या होगा कि आपने कैरिंग अमाउंट यानी कि कैरिंग वैल्यू निकालनी है। जैसे ऊपर भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कैरिंग वैल्यू निकालनी है, हर सूरत में आपको अपनी कैरिंग वैल्यू निकालनी है। कैरिंग वैल्यू निकालने के बाद आपने उसमें से रिकवरेबल अमाउंट को माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इंपेयरमेंट आ जाएगी। फिर सर हमने ये भी सीखा था कि इंपेयरमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। इंपेयरमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी कैरिंग वैल्यू थी, अगर कैश जनरेटिंग यूनिट है, एक से ज्यादा एसिड्स हैं, तो आप इंपेयरमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे। अगर एक एसिड है वो तो सिंपल सिंपल आप माइनस कर दो, आपके पास इंपेयरमेंट कोई मसला नहीं है। लेकिन सर अगर एक से ज्यादा एसिड हो गए तो उसके बारे में मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, जो आपकी कैरिंग वैल्यू होगी ना उसका आपने रेशियो ले लेना है और उस रेशियो के हिसाब से आपने इंपेयरमेंट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो जिसका जितना जितना रेशियो होगा उस रेशियो के हिसाब से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो माइनस कर देंगे हमारे पास एक नई कैरिंग वैल्यू आ जाएगी या रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगा। इसको आप कैरिंग वैल्यू भी कह सकते हो, इसको आप रिकवरेबल अमाउंट भी कह सकते हो। और इसको सर हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। जो इंपेयरमेंट होगी सर वो कहां जाएगा, पीएनएल के अंदर, पीएनएल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। और जो इंपेयरमेंट माइनस करोगे जब आप कैरिंग वैल्यू में से, तो जो अमाउंट आएगी उसको आप रिकवरेबल अमाउंट या कैरिंग वैल्यू भी कह सकते हो। उसको सर हम कहां लेके जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर लेके जाएंगे। एक पॉइंट हमने ये पढ़ा था। अच्छा फिर सर एक पॉइंट हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे कि लेट सपोज क्या था, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट हमने पढ़ी। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कब होती है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कब होती है, जैसे कि सपोज करो आपका एसेट 1 लाख का था, आपका एसेट 1 लाख का था। अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद जो है आपने क्या किया, अपने एसेट को रीवैल्यूएशन पर लेकर आए, आपके एसेट की वैल्यू हो गई 1,20,000। सॉरी, ये तो आपका सरप्लस आता है। आपके एसेट की वैल्यू हो गई 80,000, आपके एसेट की वैल्यू हो गई 80,000। तो अब सर यहां पर क्या हो रही है सर, 20,000 से इंपेयरमेंट हो रही है, 20,000 से क्या हो रही है सर, इंपेयरमेंट हो रही है। अब ये 20,000 की इंपेयरमेंट है, आप इसको कहां ले जाओगे, पीएनएल के अंदर ले जाओगे। फिर सर उसके बाद हम आगे गए अगले साल के अंदर। अब जब हमने दोबारा से रीवैल्यूएशन की और हमने अपने एसेट की फेयर वैल्यू को या रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट किया, तो सर अब हमारे एसेट की वैल्यू दोबारा से 1 लाख हो चुकी है। तो सर अब हमारे एसेट की वैल्यू के अंदर क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। अब हमारे एसेट के अंदर क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। और कितने से इंक्रीज आ रहा है सर, 20,000 से हमारे एसेट की वैल्यू के अंदर क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। अभी डेप्रिसिएशन को हटा दो, शुरू में 1 लाख थी, 80,000 हुई, इंपेयरमेंट हुआ, इंपेयरमेंट के बाद अगले साल दोबारा से बढ़ गई एसेट की वैल्यू। होता है आपके एसेट की वैल्यू, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर आप एक प्रॉपर्टी की वैल्यू भी देखो कि जब हालात खराब होते हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो जाती है और अगले साल ही आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपके एसेट की वैल्यू में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो सर जब हमने देखा कि हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो सर हमारे मुताबिक हमने जो IAS 16 के अंदर पढ़ा था वो क्या था, वो ये सरप्लस था। लेकिन यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर लेट सपोज पहले इंपेयरमेंट हो चुकी है, अगर पिछले किसी सालों के अंदर अगर इंपेयरमेंट हो चुकी है और अगर आगे सरप्लस आ रहा है, तो आपने उस सरप्लस को अभी फिलहाल के लिए रिकॉर्ड नहीं करना। उसको फिलहाल के लिए आपने रिकॉर्ड नहीं करना। पहले क्या करोगे, उस इंपेयरमेंट का जो आपने पहले कर रखी है, उस इंपेयरमेंट का क्या होगा, रिवर्सल होगा। जो आपने पहले, जैसे ये 20,000 की इंपेयरमेंट आपने कर रखी है, इस 20,000 की इंपेयरमेंट का आप क्या करोगे, रिवर्सल करोगे। इस रिवर्सल के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आप कहाँ लेके जाओगे, सरप्लस में लेके जाओगे, यानी कि अपने ओसीआई के अंदर लेके जाओगे। लेकिन उस रिवर्सल में भी मैंने आपको ये बताया था कि पूरा पूरा अमाउंट रिवर्स नहीं होगा। पूरा पूरा अमाउंट जो आपने इंपेयरमेंट कर रखा है पिछले सालों में, वो सारा का सारा रिवर्स नहीं होगा, बल्कि कितना अमाउंट रिवर्स होगा उसके लिए मैंने आपको एक बेसिक कैलकुलेशन बताई थी कि आपने ये सपोज कर लेना है कि आपका एसिड जो है,
आपका एसेट जो है वो इम्पेयर्ड हुआ ही नहीं, और नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालोगे। जैसे कि सपोज करो कि आपका एसेट 80,000 पे गया ही नहीं, यहां से लेकर यहां तक का नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालोगे, और नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालने पर यहां पर आप देखोगे आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या है और आज की कैरिंग वैल्यू क्या है। एक्चुअल में जब आप फेयर वैल्यू निकाल रहे हो तो अब आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या है, यानी कि इंपेयरमेंट करने पे आपकी कैरिंग वैल्यू क्या आ रही है और इंपेयरमेंट के बगैर आपकी कैरिंग वैल्यू क्या आ रही है, उसका जो आप डिफरेंस लोगे, वो जो अमाउंट होगा उसको आप रिवर्सल पे लेके जाओगे। अगर आपने उसको डिटेल में पढ़ना है बेटा, वो लेक्चर मैंने ड्राइव पर अपलोड किया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का। हो गया था ये 16 का, जी बेटा बिल्कुल हो गया था। तो ये हमने पढ़ा था। अच्छा फिर उसके बाद एक और चीज जो मैंने कहा था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैंने आपको ये बताया था कि अगर कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर इंपेयरमेंट हो रही है और उस कैश जनरेटिंग में आपका कोई करंट एसिड है और गुडविल है, तो गुडविल के अंदर मैंने आपको कहा था कि जितना भी आपका इंपेयरमेंट है उसको आपने वैल्यू के हिसाब से, रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। पहले आपकी जो भी गुडविल है वो सारी की सारी क्या कर दोगे, इम्पेयर्ड कर दोगे। जो भी गुडविल है उसको आपने क्या करना है, इम्पेयर्ड करना है। गुडविल इम्पेयर्ड करने के बाद अगर आपका कोई फिक्स एसेट्स है तो फिर आपने कैरिंग वैल्यू के रेशो के हिसाब से उसकी इम्पेयरमेंट करनी है, यानी कि इम्पेयरमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ये हमने बात पढ़ी थी कि अगर कोई आपका कैश जनरेटिंग यूनिट इम्पेयर्ड हो रहा है और उस कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, बाकी इंटेंजिबल एसेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ गुडविल की बात कर रहा हूं कि अगर गुडविल है तो जितना भी इंपेयरमेंट है कोशिश ये करोगे कि वो गुडविल से खत्म हो जाए। यानी कि अगर 1,20,000 की इंपेयरमेंट हुई है और आपके पास गुडविल अगर रख रखी है 80,000 से, तो 1,20,000 में से 80,000 पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस आप गुडविल से एडजस्ट करोगे। बाकी का जो रिमेनिंग 40,000 होगा वो बाकी अदर एसेट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अकॉर्डिंग टू कैरिंग वैल्यू रेशियो। जो कैरिंग वैल्यू रेशियो होगा उसके हिसाब से आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। और इसके बाद मैंने आपको ये बात बताई थी बेटा, अगर आपको कोई करंट एसेट दे दिया जाए, इन्वेंट्री दे दी जाए उसी कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर, तो मेरे बच्चों उस करंट एसेट को या उस इन्वेंट्री को आपने इम्पेयर नहीं करना। करंट एसेट या इन्वेंट्री लेट सपोज आपको दी हुई है और उस इन्वेंट्री को आप इम्पेयरमेंट करने लग गए, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दोगे। इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट नहीं होती, इन्वेंट्री आपका करंट एसिड है और वो IS 2 के तहत जो है वो ट्रीट होता है। ठीक है, तो ये बेटा हमने पूरा का पूरा जो है वो टॉपिक पढ़ा था। और फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे कि इनको लाजमी कर लेना। जैसे कि मेरे हैंडआउट के अंदर जो पास पेपर के हैंडआउट थे उसमें मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 लाजमी करना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैंने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी करना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 4 मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको लाजमी 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 अपने पास कर लेना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या था, IS 36 था। सर HL लिमिटेड वाला में तो हाइड्रोलिक वाले क्वेश्चन की बात, एक मिनट बेटा।